Hello everyone, this is Salim Bazmi and welcome to Bazmi classes. We will discuss amino acid in this lecture. अमीनो एसिड की बात करते हैं हम तो अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड जो होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है अमीनो एसिड। और क्या कह रहा है कि इसके अंदर क्या होता है? कंटेन अमीनो ग्रुप, यानी कि अमीनो एसिड के अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? अमीनो ग्रुप देखने को मिलेगा, NH2 देखने को मिलेगा। NH2 क्या हो गया तुम्हारा? अमीनो ग्रुप हो गया। ठीक है, अमाइनो ग्रुप कह लो या अमीनो ग्रुप कह लो। ठीक है, अमीनो ग्रुप हो गया और साथ साथ पे क्या मिलेगा? एसिडिक ग्रुप मिलेगा, यानी कि COOH। ठीक है, ये एसिडिक ग्रुप देखने को मिलेगा। इसी के साथ कहता है कि एज अ सब्सटीट्यूटेड ऑन अ सेम कार्बन कॉल्ड अल्फा कार्बन, यानी कि ठीक इसी तरीके से बीच में एक कार्बन होगा जिसे हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन कहेंगे। और इसी अल्फा कार्बन से तुम्हारा क्या होगा? एसिडिक ग्रुप जुड़ा होगा, COOH। ठीक, और इसी तरीके से NH2 जुड़ा होगा, यानी कि अमाइनो ग्रुप जुड़ा होगा और एक हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा यहाँ पे। और नीचे की तरफ यहाँ पे एक आर ग्रुप होगा और ये आर ग्रुप जो होगा ये वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मतलब है कि यहाँ पे जैसे कि आर ग्रुप जो है यहाँ पे जो है चेंज होता रहेगा और चेंज होता रहेगा तो अमीनो एसिड बदलता रहेगा। आर ग्रुप अलग अलग होने की वजह से आर ग्रुप अलग अलग होने की वजह से अमीनो एसिड जो होते हैं वो 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर 20 तरह के अमीनो एसिड को पढ़ना है। यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर 20 तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के नंबर जो होते हैं इनके नंबर के बेस पर अमीनो एसिड में कैटेगरी आ जाती है। यानी कि अब अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड जो होता है ये एसिडिक भी हो सकता है अमीनो एसिड, ये तुम्हारा बेसिक भी हो सकता है अमीनो एसिड, और ये तुम्हारा न्यूट्रल भी हो सकता है अमीनो एसिड। और इसी तरीके से ये कहता है कि एरोमेटिक भी हो सकता है। कौन? अमीनो एसिड एरोमेटिक भी हो सकता है। कहता है कि अगर एसिडिक होगा तो उसका एक एग्जांपल दे रहा है कि एसिडिक का एक एग्जांपल हो सकता है ग्लूटामिक एसिड। क्या होगा? ग्लूटामिक एसिड होगा। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड। ठीक, ग्लूटामिक एसिड क्या? अमीनो एसिड, इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, इसी तरीके से बेसिक का एग्जांपल क्या होगा? लाइसीन होगा। क्या होगा? लाइसीन होगा। इसी तरीके से न्यूट्रल का क्या एग्जांपल होगा? वैलीन होगा। और इसी तरीके से तुम्हारा एरोमेटिक का एग्जांपल क्या होगा? इसके तुम्हारे एग्जांपल हो जाएंगे टाइरोसिन। क्या होगा? टाइरोसिन। इसी तरीके से इसका क्या होगा? फेनिल एलानीन। फेनिल एलानीन। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? एक और एग्जांपल आ जाएगा जिसका नाम होगा ट्रिप्टोफैन। क्या होगा? ट्रिप्टोफैन। तो ये अलग अलग अमीनो एसिड के नाम हो जाते हैं। बताओ क्या हो जाएंगे तुम्हारे? एसिडिक का एक एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड, बेसिक का एक एग्जांपल लाइसीन, न्यूट्रल का एक एग्जांपल वैलीन, एरोमेटिक का एक एग्जांपल क्या चीज हो गया तुम्हारा? टाइरोसिन, फेनिलानीन और ट्रिप्टोफैन। ठीक, बात अब एक और करते हैं कि देखो यहाँ पे सी सी को हमने क्या बोला? कार्बन को हमने क्या बोला? अल्फा कार्बन बोला। अल्फा कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? NH2 जुड़ा हुआ है। इसी से तुम्हारा क्या जुड़ा हुआ है? इसी से तुम्हारा जुड़ा हुआ है COOH, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसी से तुम्हारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कहता है कि अगर अब R की जगह क्या आ जाए? हाइड्रोजन आ जाए। R की जगह हाइड्रोजन आ जाए, R की जगह क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन। देखो, एसिडिक का एक एग्जांपल दिया हुआ है ग्लूटामिक एसिड, बेसिक का एक एग्जांपल दिया हुआ है लाइसिन, ये सब अमीनो एसिड है। न्यूट्रल का एक एग्जांपल दिया हुआ है वैलिन, एरोमेटिक का 3 एग्जांपल दिया हुआ है टाइरोसिन, फेनिलानिन और ट्रिप्टोफैन। लेकिन अब स्ट्रक्चर की बात कर रहा है जो कि एनसीईआरटी में तुम्हारा बनाया गया है यहाँ पे। और ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तीनों अमीनो एसिड के तुम्हें 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, एक ग्लाइसिन, एक तुम्हारा एलानिन और एक तुम्हारा सेरीन। ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन में क्या है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर यहाँ पे COOH, NH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया तो क्या हो गया? ग्लाइसिन हो गया। ठीक, कहता है कि अगर कार्बन है, कार्बन के पास COOH तो होगा ही होगा, NH2 तो होगा ही होगा, इसको तो होना ही है।
हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। कह रहा है कि अब R की जगह पे, अब R की जगह पे CH3 आ जाए, मिथाइल ग्रुप आ जाए, तो इस अमीनो एसिड का नाम हो जाएगा एलानीन। क्या हो जाएगा? एलानीन। जो कि अब तुम्हें इस बुक में देखने को मिल सकता है यहाँ पे किसका एग्जाम्पल? एलानीन का। ठीक है। अब कहता है कि R की जगह अब CH2OH आ जाए, यानी कि अल्कोहल ग्रुप आ जाए। ठीक, फिर क्या होगा? अल्फा कार्बन होगा, फिर क्या होगा? COOH, फिर उसके बाद NH2 तो होगा ही होगा, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, और इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या आ जाए? CH2OH आ जाए, अल्कोहल ग्रुप आ जाए। तो बताओ अब ये अमीनो एसिड का नाम क्या हो जाएगा? सेरीन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से तुम्हारा अमीनो एसिड जो है अलग अलग स्ट्रक्चर रखता है, और अमीनो एसिड का नेचर भी अलग अलग होगा, जैसे एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड होगा। ठीक है। अब इसी तरीके से कहता है कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ऑन डिफरेंट पीएच ड्यू टू आयोनाइजेबल नेचर ऑफ अमीनो एसिड। देखो, अमीनो एसिड की बात करें, जैसे यही अमीनो एसिड हम एलानिन वाले ले लें, अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में रखूं तो ये बेस की तरह काम करने लगेगा। मतलब कि अगर अमीनो एसिड एलानिन को हम कहाँ पे रख दें? एसिडिक मीडियम में रख दें, तो बताओ अमीनो एसिड का नेचर कैसा है? अमीनो एसिड का नेचर जो है वो आयोनाइजेबल नेचर है, और ड्यू टू द आयोनाइजेबल नेचर क्या होता है कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। कैसे? अब ये जो है एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर ये वाला जो तुम्हारा डायग्राम दिया हुआ है, जो कैलो की स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको हम समझते हैं। तो इसको हम ज्विटर आयन के नाम से भी जानते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कब ज्विटर आयन बनेगा और कब एसिड होगा तो बेसिक की तरह काम करेगा, और कब बेसिक होगा तो एसिडिक की तरह काम करेगा, और न्यूट्रलाइज कब हो जाएगा, इसी चीज को हमें समझना है। तो आइए समझते हैं कि अमीनो एसिड की बात हम करते हैं कि अमीनो एसिड इन एसिडिक मीडियम, कहाँ पे? एसिडिक मीडियम में कैसे काम होगा? तो मान लो कि सबसे पहले तो हम एसिडिक मीडियम ले लें। क्या ले लें? एसिडिक मीडियम ले लें। एसिडिक मीडियम होगा तो वहां पे H प्लस आयन जो होगा वो ज्यादा पाया जाएगा। क्या होगा ज्यादा? H प्लस आयन ज्यादा होगा। ठीक है, H प्लस आयन ज्यादा होगा, चलो ठीक है। अब कोई इसके अंदर, इस एसिडिक मीडियम के अंदर अब हम क्या ले लें? एक अमीनो एसिड ले लें। तो अमीनो एसिड चलो हम एलानीन वाला ले लेते हैं। कार्बन, इसके पास क्या होगा? हाइड्रोजन, इसके पास क्या होगा? COOH, इसी तरीके से इसके पास क्या होगा? NH2। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? CH3 होगा। ठीक, CH3 होगा, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब होगा क्या कि ये NH2 है, ये हाइड्रोजन एक, जब देखो अब ये एसिडिक मीडियम में है, कहाँ पे है? अमीनो एसिड एसिडिक मीडियम में है, तो ये NH2 क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को एक पकड़ लेगा, और ये कन्वर्ट करा देगा NH3 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताओ NH3 में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या हो गया? बेसिक की तरह हो गया, यानी कि हाइड्रोजन को रिसीव करने का काम किया। कहाँ से? एसिडिक मीडियम से। तो जब हाइड्रोजन को रिसीव करने का काम किया तो अमीनो एसिड जो है बिहेव किया किसकी तरह? एज अ बेस इन एसिडिक मीडियम। तो बताओ अमीनो एसिड कहाँ पे? NH2 था, और ये स्ट्रक्चर ही बदल गया H3, एक हाइड्रोजन को गेन करके। तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। कब चेंज हो जाता है? जब हम मीडियम बदल दें। अभी देखना, इसी अमीनो एसिड को अब मैं बेसिक मीडियम में लेकर के जाऊं तो क्या होगा? देखो, अब इसी अमीनो एसिड को मैं अमीनो एसिड इन बेस, अगर मैं बेस में लेकर के जाऊंगा तो क्या होगा? समझना। अब बेस का मतलब यह है कि बेस अगर मीडियम ले रहे हैं तो वहां पे OH आयन जो है वो ज्यादा मिलेगा। OH माइनस जो है वो ज्यादा मिलेगा, OH आयन। ठीक, हमने क्या देखा कि OH आयन जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिला। अब समझना, यहाँ पे हम क्या रख दें कि तुम्हारा अमीनो एसिड रख दें इस वाले मीडियम में, तो अल्फा कार्बन COOH, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा? NH2, और इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? CH3। ठीक,
बेसिक मीडियम पे रखने पे क्या हुआ कि इसका एक हाइड्रोजन और ये जो OH माइनस है, ठीक है, तो इसका एक हाइड्रोजन और ये OH माइनस ये मिल करके क्या बना लिए, H2O बना लिए। क्या बना लिए, H2O बना लिए। और जब हाइड्रोजन यहां से निकला तो बताओ ये क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी कि अब ये जो तुमने बेसिक मीडियम में अमीनो एसिड को रखा था, तो अमीनो एसिड जो है एक हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया। और डोनेट करने का मतलब है कि अमीनो एसिड बिहेव्ड एज ए एसिड। तो अमीनो एसिड किसकी तरह काम कर गया, एसिड की तरह काम कर गया। कहाँ पे, इन अ बेसिक मीडियम। इसका मतलब है कि अमीनो एसिड जो एसिड की तरह काम करेगा कब, जब बेस में होगा। इसका मतलब है कि अमीनो एसिड बेस की तरह काम करेगा कब, जब एसिडिक मीडियम में होगा, एसिडिक मीडियम में होगा। ठीक, इसी तरीके से बात करते हैं अमीनो एसिड की, इन अ न्यूट्रल मीडियम। यानी कि न्यूट्रल मीडियम होगा तब क्या होगा, समझना। कहता है कि अब अमीनो एसिड को वहां पे रखो जहां पे कुछ नहीं है। ठीक, अब जब कुछ नहीं है तो क्या होगा कि कार्बन है और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा COOH, और यहाँ पे क्या होगा NH2। ठीक है, अब दिक्कत ये होगी कि ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये हाइड्रोजन रिलीज होकर के यहाँ पे आकर के अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, NH2 से क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, COO माइनस आयन हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन एक आया तो प्लस हो जाएगा, यानी कि कैटायन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन निकला तो माइनस चार्ज आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एनायन हो गया। तो ये एनायन की तरह काम करने लगा, ये कैटायन की तरह काम करने लगा। कब, न्यूट्रल मीडियम में। कब, न्यूट्रल मीडियम में। तो बताओ, जो ये आयन बना यानी कि एनायन और कैटायन बना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वीटर आयन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ज्वीटर आयन कहते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। ये अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड के कुछ नेचर, कुछ स्ट्रक्चर। अब वो अमीनो एसिड जब एसिडिक मीडियम में होगा तो क्या होगा, बेसिक मीडियम में होगा तो क्या होगा। ये बात थी अमीनो एसिड के बारे में। इसके बाद थोड़ा सा हम और जानेंगे लिपिड के बारे में, और उसके बाद लिपिड के बाद जो है हमें आगे टॉपिक को प्रोसीड करना है। लेकिन सबसे पहले अगर हम लिपिड की बात करें तो समझना, लिपिड लिपिड जो होता है, देखो, एक वाटर इनसॉल्युबल होता है जो पानी में नहीं घुलता है। एक जो होता है सिंपली फैटी एसिड, दैट इज अ सिंपली फैटी एसिड होता है। ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल का मतलब सिंपली फैटी एसिड जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। और फैटी एसिड की बात करें तो एक सैचुरेटेड जिसके पास सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड जिसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। मतलब कि फैटी एसिड जो होते हैं, देखो लिपिड की बात हम कर रहे थे, तो लिपिड क्या हो गया, एक तो तुम्हारा सिंपली यानी कि सिंपल फैटी एसिड होगा। क्या होगा, सिंपल फैटी एसिड होगा। और सिंपल फैटी एसिड जो होगा ये क्या होगा, वाटर इंसॉल्युबल होगा। ठीक, उसके बाद रही बात कि फैटी एसिड की अगर हम बात करें तो लॉ फैटी एसिड की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो फैटी एसिड जो होता है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है तुम्हारा सैचुरेटेड और एक होता है तुम्हारा अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर भी देख लो कि जब कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन। जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड या जिस कार्बन के पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन। इसी तरीके से फैटी एसिड की अगर हम बात करें तो जिसके पास सिंगल बॉन्ड होगा उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसी तरीके से जिसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, फैटी एसिड की अगर हम बात और करें तो फैटी एसिड के पास एक COOH यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। फैटी एसिड के पास क्या होता है, COOH यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। कितना, एक। कहता है कि जो कि R ग्रुप के साथ जुड़ा होता है, यानी कि यहाँ पे कुछ और भी होगा जो कि R ग्रुप हम जिसको कहते हैं। अब ये क्या होगा, अलग अलग चीजें होंगी, कार्बन के अलग अलग नंबर होंगे। ठीक है, अब ये R ग्रुप क्या हो सकता है, कहता है कि R ग्रुप हो सकता है कि तुम्हारा CH3 हो जो कि मिथाइल। ठीक, हो सकता है कि R ग्रुप जो है ये तुम्हारा क्या हो, C2H5 हो। ठीक है, जिसको हम इथाइल कह सकते हैं। ठीक, हो सकता है कि देखो यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ पे दो कार्बन थे, हो सकता है कि एक से लेकर के 19 तक कार्बन हो और कार्बन के क्या हो, ग्रुप हो, कार्बन ग्रुप हो।
1 से 19 तक। बताओ, एक में मिथाइल हो जाएगा, इथाइल C2H5 हो गया। इसी तरीके से इथाइल के बाद प्रोपाइल, इसी तरीके से 1 से 19 कार्बन तक हो सकते हैं। यानी कि अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड के पास COOH तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, एक R ग्रुप होगा। R ग्रुप तुम्हारा क्या हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, यानी कि 1 से 19 कार्बन ग्रुप तक हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर हम, जैसे कि CH3 और यहाँ पे CH2 कितना 14 और क्या चीज COOH। ठीक, कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें कि अगर देखो 16 कार्बन, देखो 14 और एक 15 एक 16, तो टोटल कितने हो गए 16 कार्बन, यानी कि 16 कार्बन। तो जितने ये 16 कार्बन वाले हैं, ये कितने कार्बन इसके पास हैं 16 कार्बन। 16 कार्बन का नाम स्पेशली हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि 16 कार्बन वाले जो कंपाउंड होंगे या फैटी एसिड होंगे उसका नाम क्या होगा, पाल्मिटिक एसिड होगा। क्या होगा, पाल्मिटिक एसिड होगा। ठीक, इसी तरीके से कहता है एनसीईआरटी कि जब 20 कार्बन हो जाएंगे फैटी एसिड के अंदर तो 20 कार्बन वाले का नाम क्या हो जाएगा, आर्किडोनिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्किडोनिक एसिड हो जाएगा, आर्किडोनिक एसिड। बताओ, फैटी एसिड की अगर हम बात करें तो फैटी एसिड दो तरह के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, जिसके पास फैटी एसिड के पास सिंगल बॉन्ड होंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है कि जिसके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात छोड़ो तो कहता है कि फैटी एसिड के पास COOH एक होगा और एक R ग्रुप होगा। R ग्रुप जो होंगे ये अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है एक कार्बन का हो मिथाइल हो सकता है दो कार्बन के हो इथाइल हो, कहता है 1 से 19 कार्बन तक हो सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि COOH तो है इसकी तरह, बाकी बताओ ये 15 कार्बन है, तो 15 और एक 16 कार्बन, तो 16 कार्बन के नाम हो जाते हैं पाल्मिटिक एसिड हो जाते हैं। इसी तरीके से कहता है कि COOH तो है ही है 20 कार्बन में भी, बताओ 19 कार्बन और मिला दो तो 20 कार्बन टोटल, बताओ इसका नाम आर्किडोनिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से लिपिड में एक और बात आती है, कहता है क्या, सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड का एक नाम आता है। अब ये सिंपल लिपिड क्या हो गया, कहता है कि सिंपल एसिड, सिंपल लिपिड कह रहा है कि दीज आल्सो कॉल्ड फैट एंड ऑयल बेस्ड। कहता है कि इसको हम क्या कह सकते हैं, यानी कि सिंपल लिपिड को हम अपनी लैंग्वेज में जो हम फैट 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 बोलते हैं, अरे बहुत फैट हो गया, बहुत फैट खाते हो, ठीक है, तो डेट इज अ फैट यानी कि सिंपल लिपिड। या फिर बहुत तेल वाला खाना खाते हो या बहुत ऑयली खाना खाते हो, तो ऑयली का मतलब क्या हो गया, सिंपल लिपिड। यानी कि फैट वाली बात क्या हो गई, जैसे बटर वटर हो गया, ऑयल वाली चीज खा गए, उसके अंदर सिंपल लिपिड। ठीक है, तो दीज आल्सो कॉल एज फैट एंड ऑयल बेस्ड सिंपल लिपिड। कह रहा है कि ऑन मेल्टिंग, इसको कहता है कि मेल्टिंग, इसके मेल्टिंग पॉइंट भी होते हैं, यानी कि मेल्टिंग कर भी सकते हैं इसका। ठीक है, यानी कि इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि एक आता है जिंजली ऑयल। जिंजली ऑयल, कहते हैं कि जिंजली ऑयल की अगर हम बात करें तो ये सिंपल लिपिड है, लेकिन ये एक ऐसा ऑयल या एक ऐसा फैट है, सॉरी एक ऐसा ऑयल है जो कि विंटर में बहुत कम टेम्परेचर में भी ये ऑयल का फॉर्म में रहता है, ऑयल के फॉर्म में रहता है। ऐसे नारियल के तेल को देखोगे तो क्या हो जाता है, वो जम जाता है। लेकिन अगर बात करें जिंजली ऑयल को तो ये ठंडी के दिनों में भी ऑयल के फॉर्म में रहता है, ये जमता नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ग्लिसरॉल की। इसकी बात करें ग्लिसरॉल की, तो ग्लिसरॉल का जो एक और नाम होता है जो कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। ठीक है, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ये किसका नाम हो गया, ग्लिसरॉल का नाम हो गया, जिसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2OH। ठीक है, CH2OH, इसके बाद CH2OH। बताओ, ट्राई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी कितने, ट्राई मतलब तीन, और ये क्या हो गया, एक दो तीन, तीन कार्बन के प्रोपेन होते हैं, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ये इसका नाम हो गया। ठीक है, यूपीएससी नोमेनक्लेचर हो गया, और इसका कॉमन नेम क्या हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी सिंपल लिपिड था, तो कह रहा है कि मेनी लिपिड हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। कह रहा है कि कोई कोई अगर लिपिड की बात करोगे तो उस लिपिड के अंदर कहता है कि ग्लिसरॉल भी होगा और फैटी एसिड दोनों हो सकते हैं, जैसे CH3 CH2 15 और COOH। ठीक है, यानी कि इसकी बात कर रहा है।
पाल्मिटिक एसिड की बात कर रहा है, जिसके अंदर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों होंगे। फैटी एसिड फाउंड स्टरीफाइड एंड विद ग्लिसरॉल देन इट कैन बी, कह रहा है कि फैटी एसिड को अगर देखा जाए तो फैटी एसिड तुम्हें मिल सकता है। तुम कैसे फैटी एसिड को पा सकते हो? तो कहता है कि फैटी एसिड तुम्हें आराम से मिलेगा, लेकिन फैटी एसिड तभी मिलेगा, कहता है कि जब स्टेरिफाइड कराओगे, किसको? ग्लिसरॉल को। यानी कि तुम क्या कर दो, ग्लिसरॉल को स्टेरिफाइड करा दो। क्या करा दो? स्टेरिफाइड करा दो। तो जब स्टेरिफाइड कराओगे ग्लिसरॉल को तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? फैटी एसिड मिल जाएगा। कहता है कि जब ग्लिसरॉल को स्टेरिफाइड कराओगे तो ग्लिसरॉल कहता है कि तुम्हारे 3 फॉर्म में हो सकते हैं। ग्लिसरॉल तुम्हारे 3 फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कि ये वाला ग्लिसरॉल देखो, हो सकता है कि केवल CH2OH हो। ठीक है, अगर केवल CH2OH है तो क्या हो गया? मोनो ग्लिसराइड हो गया। इसी तरीके से CH2OH है तो बताओ क्या हो गया? डाइग्लिसराइड हो गया। बताओ, इसी तरीके से CH2OH है तो क्या हो गया? ट्राइग्लिसराइड हो गया। ठीक है, तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड हो सकता है। ठीक, कह रहा है कि सम लिपिड हैव अ फास्फोरस एंड अ फास्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कह रहा है कि कुछ कुछ लिपिड के पास फास्फोरस होता है और फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि दोनों चीजें होती हैं। एक तो फास्फोरस भी होगा उसके पास, फास्फोरस भी होगा, और क्या होगा? फास्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होंगे। ठीक है, इसी तरीके से कह रहा है कि जो तुम्हारे सम लिपिड्स, यानी कि कुछ लिपिड्स हैव फास्फोरस एंड फास्फोराइलेटेड कंपाउंड, कह रहा है कि सो दीज आर कॉल्ड फास्फोलिपिड। इसीलिए मतलब लिपिड के पास फास्फोरस भी है और फास्फोराइलेटेड कंपाउंड भी है। कह रहा है कि ये दोनों होने के साथ साथ इसीलिए हम इसको फास्फोलिपिड भी कहते हैं। कह रहा है कि फाउंड इन ए सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल के मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? लेसिथिन। ठीक है, इसी तरीके से कह रहा है कि न्यूरल टिश्यू हैव अ लिपिड विद अ मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी कि न्यूरल टिश्यू का मतलब जिसके पास न्यूरॉन वगैरह होते हैं, कह रहा है उसके पास भी लिपिड होता है, लेकिन उसके लिपिड जो होते हैं वो ज्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखते हैं। ठीक, नाउ इसके बाद बात करता है क्या कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे कार्बन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, कार्बन वाले कंपाउंड जो हैं बहुत सारे होते हैं, जिसमें से कहता है कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब क्या हो गया? देखो, मान लो कि ये कार्बन कार्बन का है, देखो ये भी कार्बन है, ये 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 कार्बन, मतलब ये भी कार्बन 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 कार्बन। मतलब इस रिंग के अंदर सारे कार्बन है, तो ऐसे रिंग को हम होमोसाइक्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक कहते हैं। लेकिन कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे कार्बन कंपाउंड भी हैं जो कि तुम्हारे यहाँ पे बीच बीच में नाइट्रोजन भी आ सकते हैं, हो सकता है यहाँ नाइट्रोजन हो। तो बताओ कि ये तुम्हारे जो हैं नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन कार्बन, तो इस तरीके से रिंग के अंदर नाइट्रोजन कार्बन अगर दो चीजें आ जा रही हैं तो बताओ ऐसे साइकिल क्या कहलाएंगे? हेट्रोसाइकिल कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? हेट्रोसाइकिल। तो कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे कार्बन कंपाउंड है, जिसमें से हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी पाई जाती है। कह रहा है कि 5 to 7% ऑफ द सेल कंपोनेंट इज न्यूक्लिक एसिड। कह रहा है कि जिसमें से अगर सेल की बात करें तो सेल के अंदर वाटर भी होता है, कितना? 70 से 90%। ठीक है, 70 to 90%। इसी के अंदर कहता है कि न्यूक्लिक एसिड भी होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड भी होता है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड कितना होता है? कहता है कि लगभग 5 से 7% होता है। और यही 5 से 7% जो न्यूक्लिक एसिड है, यही तुम्हारा क्या है कि एक कार्बन कंपाउंड है। और ये कार्बन कंपाउंड जो है, कहता है कि यही तुम्हारा हेट्रोसाइक्लिक है, जब इसके स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे तो। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है, कहता है कि ये पॉलीमर होता है। कैसा होता है? पॉलीमर होता है, यानी कि ये किससे मिलके बना होता है? मोनोमर से मिलके बना होता है। और मोनोमर क्या होता है? मोनोमर जो होता है वो होता है, मोनोमर जो होता है यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये पॉलीमर होता है। और पॉलीमर का मतलब क्या है कि न्यूक्लिक एसिड जो है, डीएनए जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, और डीएनए जो है इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो एक को हम क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं मोनोमर। एक को हम क्या कहते हैं? मोनोमर। और ये मोनोमर 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 मिल करके क्या बन गए? पॉलीमर बन गए। ठीक है, तो ये पॉलीमर होता है। और ये मोनोमर जो होता है ये क्या होता है? यही न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। इसी न्यूक्लियोटाइड को अब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड को हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।